ओके, तो डिस्कस करते हैं हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों फील्ड काम कर रहे हों, जब दोनों फील्ड हों, तब उस दोनों ही फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो किस टाइप से उसकी मोशन होगी, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कंसीडर किया जाए कि अपने ऊपर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स हमने अभी डिस्कस किया था क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हमेशा ही चार्ज रेस्ट में हो या चार्ज मूव करे, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमेशा ही एक्ट होगी वो क्यू इंटू ई होगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्ट होगी जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कभी भी एक्ट हो सकती है। इसका मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिस्कस मैं कर रहा हूँ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट केस के थ्रू हम लोग ये सारे पॉइंट्स समझेंगे। क्लियर, किस टाइप का पाथ हो सकता है। तो नेट फोर्स जो एक्ट होने वाला है, एफ नेट जो एक्ट होने वाला है किसी भी चार्ज के ऊपर, वो क्या होने वाला है, एफ इलेक्ट्रिकल प्लस एफ मैग्नेटिक, यही दोनों फोर्स मिल करके एक्ट होने वाले हैं। और इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हमेशा क्यू इंटू ई होती है, चार्ज रेस्ट में रहे तब भी ये फोर्स एक्ट होगी, और चार्ज मूव करे तब भी ये फोर्स एक्ट होगी। तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। यहाँ से ये भी ध्यान देना है कि चार्ज अगर पॉजिटिव हुई तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, और अगर चार्ज निगेटिव हुई तो वी क्रॉस बी के अपोजिट में फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एफ नेट जो हो जाएगी अपने पास क्यू टाइम्स ऑफ, क्यू कॉमन लेता हूँ, ई प्लस वी क्रॉस बी। और डिफरेंट केस के करस्पॉन्डिंग नेट फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में आ सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, इसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्लियर। इलेक्ट्रिकल फोर्स, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं। क्लियर। जब आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो इसी करस्पॉन्डिंग कुछ लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है, और इससे करस्पॉन्डिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में यूज आएगा। वो सब अभी हम लोग डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। किस तरह से हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो सब आपको समझाया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट केस। सबसे फर्स्ट केस की तो बात करते हैं कि जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं चाहते हम लोग पार्टिकल में कोई भी, जब पार्टिकल को हमने थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं चाहते उसमें, यानी कि वो पाथ जो होना चाहिए उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों एक दूसरे के पैरेलल ही हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ जो वेलोसिटी वेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को, वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करने वाले हम लोग। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी प्रोवाइड की गई वो भी इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की गई। अब ध्यान देते हो कि इस वेलोसिटी की करस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल क्यू और मास एम मान लेते हैं, चार्ज पार्टिकल क्यू और मास एम होगी इसकी। तो इस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो हो जाएगा एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगा, अपने को ये मालूम हो गई
कि एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ऐसा भी हो सकता है कि बी वेक्टर इधर हो तब भी 0 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स 0 नहीं हो जाएगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगी, एफ इलेक्ट्रिकल एक्ट होगी, और एफ इलेक्ट्रिकल कितनी एक्ट होगी? क्यू इंटू ई एक्ट होगी। इसका मतलब सिंस क्यू इंटू ई एक्ट हो रही है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चला जाएगा। हाँ, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेगी, स्पीड चेंज करेगा, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन होगी, अनडेविएटेड पाथ होगी, नो डिफ्लेक्शन, कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होने वाली। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि उसकी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। सिंस नेट फोर्स मालूम हो गई, एफ नेट जो होगी इसके ऊपर जो एफ नेट होगी, एफ नेट की वैल्यू जो हो गई वो क्यू इंटू ई ही हो गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगी उसकी क्यू ई डिवाइड बाई एम हो जाएगी। तो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी नॉट टी प्लस हाफ ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगी। तो ये अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क डन नहीं करने वाली है। इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऊपर वर्क डन करने वाली है और उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करने वाली, जिससे करस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है। सेकेंड केस की बात करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स की वैल्यू जो हम लोग लिखने जाएंगे, ध्यान दे, तो एफ नेट जो लिखा था हमने अभी इक्वेशन में, वो क्या लिखा था? क्यू टाइम्स ऑफ ई प्लस वी क्रॉस बी। चार्ज की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है क्योंकि चार्ज पार्टिकल पहले ही कंसिडर किया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मिल करके 0 होनी चाहिए, इसको 0 करना है। इसका मतलब ई वेक्टर जो होनी चाहिए वो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी होनी चाहिए। सही है, ई वेक्टर जो होनी चाहिए वो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी होनी चाहिए, यानी कि ई का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो वी बी साइन ऑफ थीटा होना चाहिए। मान लेते हैं वी बी साइन थीटा लिख दिया। चलो, मैग्नीट्यूड की मैंने बात की तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ई डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा हो जानी चाहिए। अगर हमें मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जैसे अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया, सही, और चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर थ्रो कर दिया, वेलोसिटी वेक्टर। अब ध्यान देना है अपने को कि सिंस वेलोसिटी वेक्टर चार्ज पार्टिकल q इधर है, q और मास m है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा इधर एक्ट होगा। तो मैग्नेटिक सिंस नेट फोर्स 0 होने के लिए, सिंस इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स q इंटू ई इधर एक्ट हो गई, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके अपोजिट में एक्ट होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को ये बैलेंस कर पाएंगे, तभी तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो पाएगी। सिंस मैग्नेटिक फोर्स जो है नीचे एक्ट होना चाहिए, वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस b जो होनी चाहिए इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होना चाहिए? तो v इधर है, तो v क्रॉस b अगर बाहर की तरफ होता तो v क्रॉस b जो होगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा क्या? इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड है, ऐसा मैंने मान लिया। तो v क्रॉस b करेंगे, अब देखो v इधर है, b बाहर की तरफ, तो v क्रॉस b करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो नेट फोर्स की वैल्यू बैलेंस हो जाएगी अगर v की वैल्यू e बाई बी हो जाए। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर मैंने इस केस की बात की, फॉर गिवन केस थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा किसके बीच का एंगल होता था? वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी वेक्टर इधर और बी वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगी? v की वैल्यू e बाई बी। तो v की वैल्यू अगर e बाई बी हो तो उस केस में v की वैल्यू अगर e बाई बी हो और जब वेलोसिटी वेक्टर b के परपेंडिकुलर है
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक इधर है वेलोसिटी वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तीनों अगर इस तरह से हैं अपने पास, तो उस केस में तीनों इस तरह से हैं। देखो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इस टाइप से हैं तीनों। तो उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वेलोसिटी की वैल्यू E/B हो गई तो ये अपने पास इस केस से पाथ ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा और नेट फोर्स 0 है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। यानी कि इफ V इज परपेंडिकुलर टू B, ऐसा लिखता हूँ मैं, ऐसा न लिख करके मैं ऐसा लिखूँ, इफ V, B and E are mutually perpendicular such that net force on charge is 0, then V इक्वल टू E/B। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो E/B के इक्वल होगी और कोई भी पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला कि है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 J कैप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दी गई है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है वो 10 दी गई है J कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड -2 K कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दी गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू -2 K कैप दी गई है। तो फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल होगी, तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी Q इंटू E, तो इधर हो गई, ये अपने पास इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, जबकि डिफ्लेक्शन नहीं होने के लिए 2 केस थे अपने पास, डिफ्लेक्शन नहीं होने के लिए 2 केस थे, लेकिन यहाँ पर जो केस था वो दोनों पैरेलल वाला केस था और यहाँ पर जो केस है वो परपेंडिकुलर वाला केस है। यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला दिया गया, इसका मतलब सेकेंड केस की बात की जा रही है। तो डिफ्लेक्शन नहीं होने के लिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फॉर नो डिफ्लेक्शन नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 0 होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो होना चाहिए वो नीचे की तरफ आना चाहिए, F मैग्नेटिक होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड का वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में एक्ट होती है। तो B अंदर की तरफ है, तो अगर वेलोसिटी इधर हुई तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B अंदर, V क्रॉस B तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, नहीं होना चाहिए। V क्रॉस B, अगर B बाहर की तरफ मैं रखूँ, नहीं B तो अंदर की तरफ है ना, तो V अगर मैं इधर की तरफ रखूँ, V इधर की तरफ, तो V क्रॉस B क्या आप नीचे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इधर होनी चाहिए, कुछ V0, सही, ये वाला। यानी कि अपने को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम हो गई। अब मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो V0 जो होना चाहिए वो E/B के इक्वल होना चाहिए। E मालूम है अपने को 10 और B मालूम है अपने को 2, तो ये आ जाएगी 5। और अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखने जाऊँ तो क्या लिखूँगा मैं, 5, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर, -I कैप में। तो अगर ये वेलोसिटी अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में उसके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नेट फोर्स की वैल्यू उसके ऊपर 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अपने को, क्लियर। आगे केस और भी डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें तो हम लोग बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई अपने को, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप में दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो K कैप में दिया गया है, जो पॉजिटिव Z एक्सिस में। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको कि रिलीज किया गया है, मास की वैल्यू उसकी 6 kg, चार्ज उसका Q की वैल्यू जो है वो 3 कूलम्ब है। तो फाइंड करना है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स 8 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग 8 मीटर मूव करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और स्पीड की वैल्यू क्या होगी। किस टाइप का मोशन करेगा अपने को मालूम नहीं है। अपने को हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है
वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया तो क्या लिख दिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और तो दूसरा फोर्स है नहीं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फोर्स उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो अप्लाई करे Q इंटू ई, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट D अप्लाई, प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा ही जीरो होती है, चार्ज कहीं पर भी मूव करे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा ही जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही एक्ट होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ मैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो Q की वैल्यू दी गई है अपने को 3, E की वैल्यू मालूम है अपने को 2 और D की वैल्यू मालूम है 8 डिस्प्लेसमेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी K लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मालूम हो गई 8 3 24 इंटू 2 48 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अपने को अब स्पीड फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv², v जहाँ पर स्पीड है वो 48 के इक्वल हो गया, तो v² किसके इक्वल हो जाएगी 48 इंटू 2 डिवाइड बाई m, और m कितना दिया गया 6 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ये उसकी स्पीड की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने को डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया हमने। मेन पॉइंट अपने को ये समझना था कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। क्लियर, आगे और भी डिफरेंट केस डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो इस केस को डिस्कस करते हैं कि जब E और B पैरेलल हो लेकिन V जो हो B के परपेंडिकुलर, जैसा कि ऐसा केस दिया गया है, इस केस की बात कर लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। किसी चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी जो प्रोवाइड की है, जो वेलोसिटी प्रोवाइड की हमने वो किधर प्रोवाइड की है, वो x एक्सिस के अलॉन्ग v0 i कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मान लेता हूँ मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस के अलॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। चलो ध्यान दिया जाए तो कि मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग भी फोर्स एक्ट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग भी फोर्स एक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स एक्ट होगा वो किधर एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स एक्ट होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होगा, और उधर की वेलोसिटी, सिंस इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो हमेशा ही उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, तो उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। चार्ज अगर q और मास m हो, इसकी चार्ज q और मास m, चार्ज पार्टिकल q है अपने पास और मास इसकी m है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल q है और मास m है। तो चार्ज पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 0 नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग इंक्रीज करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड और v वेक्टर जो है इनिशियल वाली, वो भी दोनों परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा वो तो y एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के वेलोसिटी से कोई भी चेंज नहीं ला सकता है, सिर्फ y एक्सिस में वो वेलोसिटी चेंज करेगा, और y एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी उसका कोई भी इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर नहीं आने वाला। या मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी इसके पास, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दें, लेकिन v0 i कैप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के लंग क्यू वी क्रॉस बी करेंगे तो k कैप की तरफ फोर्स आ जाएगी। इसका मतलब जो फोर्स एक्ट होगा जब ये ओरिजिन पर है उस टाइम पर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो रहा होगा। इसका मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी इसके पास दो टाइप की वेलोसिटी आ जाएगी, दो टाइप की। स्टार्टिंग में तो सिर्फ इसके पास x एक्सिस में वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको थ्रो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके पास y एक्सिस की तरफ भी एक वेलोसिटी आ जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग ये सर्कुलर पाथ भी फॉलो करता। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो सिर्फ ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता किस प्लेन में, xz प्लेन में। तभी भी अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो किस टाइप का पाथ फॉलो करता कि वेलोसिटी v0 i का प्रोवाइड किया गया, एक वेलोसिटी इधर भी आ जाती, ये कुछ पाथ हो जाता अपने पास।
किसी टाइप का पाथ हो जाता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर की वेलोसिटी इंक्रीज करते जाती, इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट ही रह जाती। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो कर देती। तो स्टार्ट अभी की बात करें अगर हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी हेलिक्स हो जाएगी, लेकिन हेलिक्स की पिच जो होगी, जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस पर डिपेंड करेगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो टाइम के साथ चेंज करती जाएगी। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो ध्यान दे तो सेंटर जो सर्कुलर मोशन करेगा उसकी सेंटर की बात करें तो मैं यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में वो सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया अपने पास, ये एक्स और ये जेड। पार्टिकल को यहीं से थ्रो किया गया है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। उसको वेलोसिटी इधर प्रोवाइड की गई है। तो पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा बनेगा? पाथ ऑफ पार्टिकल जो फॉर्म करेगा, ध्यान दे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस होगी किधर? अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस अंदर की तरफ, वाई एक्सिस जो है वो किधर है? अंदर की तरफ वाई एक्सिस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B करेंगे, देखो ये फोर्स किधर आ जाएगा? फोर्स जो आ जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। पाथ ऑफ पार्टिकल कुछ ऐसी हो जाएगी, सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ ऐसा पाथ वो फॉर्म करेगा जिसका सेंटर कहीं इस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। पार्टिकल किसी टाइम पर यहाँ पर पहुँचा होगा तो ये वाली इसकी सेंटर है, ये रेडियस r हो जाएगी। मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पर पहुँचा होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी वैल्यू, सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन वो तो एक्स जेड प्लेन में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ मिल करके जो वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो वी नॉट ही आना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर करूँ तो ये वाला भी थीटा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स जो है वो वी कॉस थीटा है और वी वाई जो है वो वी साइन थीटा, वी वाई नहीं, वी जेड जो है वो वी साइन थीटा है, वी जेड जो है वो वी साइन थीटा है। नेट वी एक्स की जो वैल्यू होगी, ये वी नॉट लिख देता हूँ, नेट वेलोसिटी अलॉन्ग वी एक्स स्क्वायर, ये वी नॉट लिख दो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर जो होगी वो वी नॉट स्क्वायर होगी, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट होगी। जो कहानी मैंने बोला वो समझ में आया कि पहले स्टार्टिंग जैसे ही थ्रो किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एक वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके कारण सिर्फ स्टार्टिंग में अगर बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वो सिर्फ सर्कुलर पाथ इसी प्लेन में ऐसे घूमते रहता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऐसे घूमेगा भी और उसकी तरफ भी मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी तो इधर की वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज करती जाएगी। तो पिच जो है वो कांस्टेंट लेंथ का नहीं होगा, पिच जो है वो चेंज करते जाएगा। पाथ कैसा बनेगा? अगर मैं पाथ ड्रॉ करूँ, तो इसका पाथ कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। वेलोसिटी वेक्टर इधर v क्रॉस b पर सेंटर इधर वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर सेंटर, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। इसको जस्ट टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, कुछ ऐसा हेलिक्स जैसा पाथ फॉलो करेगा। मैंने यहाँ पर लगभग सेम ही दिखाई है पिच की लेंथ, लेकिन वो पिच इंक्रीज करते जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि पिच लेंथ जो होगी पिच वो कितनी हो जाएगी, वो क्या लिखूँगा पहले तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख लिया जाए। पिच जो ये वाली लेंथ है यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है, क्योंकि पिच जो होगी वाई के इक्वल होगी, तो वाई क्या लिखूंगा यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। तो यू वाई तो जीरो है तो हाफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू इंटू ई बाई एम, ये एक्सप्रेशन हो गई इंटू टी स्क्वायर। तो जैसे जैसे टाइम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे पिच की वैल्यू चेंज करते जाएगी। यहाँ पर टी को मेरे को कैपिटल टी लिख देना चाहिए या उस टाइप से लिखना चाहिए अपने को। ये पिच की लेंथ, मैं पिच ना लिख करके इसको डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ही बोल देता हूँ। पिच लेंथ जो होगी, पिच लेंथ मैं ऐसा लिख देता हूँ, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, पिच की लेंथ जो है उसकी इंक्रीज करती जाएगी, क्लियर।
आगे अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पिच की लेंथ अपने को मालूम हो गई, पिच लेंथ अपने को मालूम हो गई। अपने को फाइंड करनी है कि वेलोसिटी वेक्टर किस तरह से वेरी कर रहा है और पोजीशन वेक्टर किस तरह से वेरी कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो हम लोग कि कैसे वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम पर जो होगी उसके पास वो क्या होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड की कैप, तीनों डायरेक्शन में ही उसके पास वेलोसिटी आएगी, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को भी फॉलो कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ वाली जो वेलोसिटी आएगी वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और एक्स और जेड प्लेन में जो वेलोसिटी आएगी वो तो सर्कुलर मोशन के कारण। तो वी एक्स मैं लिखने जाऊंगा तो देखो वी नॉट कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, और वी वाई जो लिखूंगा वो मैं वहाँ से लिखूंगा, और वी जेड जो लिखूँ मैं वी साइन थीटा लिख देता हूँ। तो वी एक्स क्या हो जाएगी, वी कॉस थीटा आई कैप, वी वाई में लिख सकता हूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू ई बाई एम इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल 0 थी, ये जे कैप हो गया, प्लस वी जेड जो हो जाएगा वो वी साइन थीटा के कैप। थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, थीटा इक्वल टू क्यू बी ओमेगा इंटू टी, तो क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ये सारे थीटा में पुट कर देंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम पर। सिमिलरली अगर पोजीशन वेक्टर सॉल्व करनी है, आर पोजीशन वेक्टर अगर लिखनी है, पोजीशन वेक्टर अगर लिखनी है, आर वेक्टर लिखना होगा तो अपने को चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, अपने को वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, अपने को जेड कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम है कि वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट तो यही लिख देंगे हम लोग। तो वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम है, डायरेक्टली मैं वाई वाले में पहले पुट कर देता हूँ, हाफ क्यू ई बाई एम हाफ ए टी स्क्वायर, ये जे कैप। अपने को अब एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे, ध्यान दें आप, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में ये कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया जा चुका है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, ये आर लेंथ है तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी ये आर साइन थीटा हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आर साइन थीटा, जबकि जेड कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाली लेंथ आर कॉस थीटा होगी, समझ में आता है, ये वाली लेंथ आर माइनस आर कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दूँ कि अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट जो आ जाएगी आर साइन थीटा, आर मतलब रेडियस, ये आई कैप हो गई, प्लस जेड कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये के कैप हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यही पुट करनी पड़ेगी, जहाँ पर आर क्या है, आर जो है एम वी बाई क्यू बी, कौन सी वेलोसिटी, वी नॉट वाली, डिवाइड बाई क्यू बी। तो इस तरह से हम लोग सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और केस डिस्कस करने वाले हम लोग कि जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के जिस टाइप से यहाँ पर पैरेलल थे उसी टाइप से हो अपने पास, जैसे यहाँ पर केस की मैं बात कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लेकिन चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से। तो ये केस डिस्कस करते हैं तो, और देखते हैं किस टाइप का पाथ ये फॉलो करने वाला है। ओके, तो इस केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मान लेता हूँ मैं कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, अपने लोग कंसिडर कर लिया जाए कुछ इसमें कि इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, सही, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एक्स एक्सिस की तरफ, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है वो ई नॉट आई कैप में लिख देता हूँ, ई नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट आई कैप है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कि इनटू द प्लेन है, बी जो है वो माइनस ऑफ बी नॉट इंटू के कैप है, सही। V क्रॉस B टाइप का आ जाएगा, चलो ठीक है। और पार्टिकल को रिलीज किया गया है रेस्ट से, पार्टिकल को रिलीज करने वाले हम लोग है रेस्ट से, ठीक है, रिलीज किया गया, इसको रिलीज करने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल Q मान लेते हैं, मास उसका m मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है।
तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वाली वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इनिशियली एक्ट नहीं होगी। टी इक्वल टू जीरो पर अगर इसको रिलीज किया गया है टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी इक्वल जीरो पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो है। ये तो क्लियर हो गया अपने को। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर थोड़े ही डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कभी भी एक्ट होगी, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स पहले एक्ट होना स्टार्ट करेगी तो उस इलेक्ट्रिकल फोर्स से करस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जैसे ही वेलोसिटी उसके अंदर में डेवलप होगी, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जैसे ही वेलोसिटी डेवलप होगी वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? वी वेलोसिटी पहले इसके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी तो v क्रॉस b करेंगे हम लोग, b अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b आएगी, तो फोर्स उसके ऊपर स्टार्टिंग में y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो जाएगी जैसे ही वो मोशन स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे मोशन स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी फोर्स जो लग रही है, एक फोर्स लग रही है इसके पास y एक्सिस के लॉन्ग, एक फोर्स लग रही है x एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स आ रहा है वो इसके डायरेक्शन को चेंज करने लगेगा। तो ये जो पार्टिकल है कुछ अलग टाइप से मोशन करते हुए कहीं ऐसा मोशन करना लगेगा। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर वेलोसिटी इसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कांस्टेंट हो जाती है तो उस केस में, अगर इसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती तो उस केस में क्या होता? ये पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाती। लेकिन सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नेट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पाथ ऑफ पार्टिकल सर्कुलर नहीं होगी, कुछ अलग टाइप की पाथ होगी, और पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हमेशा ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ध्यान दे, जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से, एक्स एक्सिस जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में कहीं, तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर आ गई तो फोर्स जो हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि कहीं पार्टिकल कहीं यहाँ पर आ चुका है, तो इस पॉइंट पर आ चुका है, तो इसके पास फोर्स, इस वेलोसिटी तो कहीं इधर होगी, वेलोसिटी कुछ v हो चुकी है, सही। तो उस केस में इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर q इंटू ई इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो जाएगा? F मैग्नेटिक जो हो जाएगा वो v क्रॉस b, v इधर है b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर ये एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है एक्चुअली वो vx i कैप प्लस वी वाई जे कैप है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन होने वाला है इसी प्लेन में होने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ कि नेट फोर्स जो एक्ट होगी, एफ नेट जो एक्ट होगी पार्टिकल के ऊपर, एफ नेट जो एक्ट होगी वो क्यू इंटू ई प्लस ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी के इक्वल एक्ट होगी, यही नेट फोर्स एक्ट होगी। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया आपने को? तो नेट फोर्स को मैं लिखने जाऊँगा तो Q इंटू ई को लिख सकता हूँ ई नॉट आई कैप प्लस Q। वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गई। क्रॉस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी नॉट इंटू के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने को, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है। Q को मैंने Q इंटू ई नॉट आई कैप रहने दिया कांस्टेंट, इसको Q वी एक्स, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले तो क्यू वी एक्स इंटू बी नॉट आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई बाहर इधर है, के आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस ऑफ जे कैप हो जाएगा। समझ में आया क्या? वी क्रॉस बी, बी किधर है? आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के या वी क्रॉस बी करना है, तो वी एक्स तो इधर होगा, तो वी बी अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे सोच ले, या फिर आई क्रॉस के कर रहे हैं तो आई इधर है, के बाहर की तरफ, तो आई क्रॉस के करेंगे तो नीचे की तरफ, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जे डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू वी वाई जे क्रॉस के इंटू बी नॉट वी आई जे क्रॉस के, तो जे किधर है? ऊपर की तरफ, के किधर है? बाहर की तरफ, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप में, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऑफ
आई कैप हो जाएगी। ऐसा लिख देंगे क्या, आई कैप वाले को एक साथ रख लेता हूँ, क्यू कॉमन ले लिया, ई नॉट माइनस वी वाई इंटू बी नॉट इंटू आई कैप प्लस क्यू वी एक्स इंटू बी नॉट जे कैप। ये वाला आई कैप के अलॉन्ग नेट फोर्स हो गया और ये जे कैप के अलॉन्ग नेट फोर्स हो गया। तो इसको अलग से डील करता हूँ मैं, इसको अलग से डील करता हूँ मैं लिखता हूँ कि नेट फोर्स एफ एक्स फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी हो गई, क्यू टाइम्स ऑफ ई नॉट माइनस ऑफ बी नॉट इंटू वी वाई, यही है। और नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आई हुई है वो क्यू बी नॉट इंटू वी एक्स आई हुई है। तो एफ एक्स को मैं ध्यान दिया जाए, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, क्यू बाई एम इंटू ई नॉट माइनस ऑफ बी नॉट इंटू वी वाई। सही है क्या। ए एक्स की बात हो रही है, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो डी ऑफ ए एक्स बाई डी टी, क्यों मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्यू बाई एम तो कांस्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर, ई नॉट कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, माइनस ऑफ बी नॉट, और वी वाई है, वी वाई को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाई, क्योंकि आप समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ से अपने को ए वाई मालूम है, ए वाई कितनी मालूम है अपने को, क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स, ये टर्म अपने को मालूम है। तो वो वाली वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी वी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी तो पहले से था ही, ए एक्स को मैंने लिख दिया डी वी एक्स बाई डी टी। समझ में आया क्या, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ क्यू बाई एम बी नॉट, और ए वाई की जगह पर मैंने पुट किया क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स। समझ में आया क्या। यहाँ से जो क्या मैं लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू बी नॉट बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी एक्स। अरे ये इक्वेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये वाला इक्वेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये उसी टाइप का इक्वेशन है, ये तो इसी टाइप का इक्वेशन जो कि हम लोग ऐसा इक्वेशन कहीं पढ़ चुके हैं। क्या देखे तो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होती है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, ये कहीं उसी टाइप का है क्या। एक्स के जगह पर वी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर वी एक्स है, एक्स के जगह पर वी एक्स है, और ये वाला कांस्टेंट टर्म ओमेगा स्क्वायर के जगह पर माइनस साइन है। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी होती थी, एसएचएम की इक्वेशन होती थी क्या, एसएचएम की जनरल इक्वेशन जो होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती थी। यहाँ पर एक्स के टर्म में हम लोग एसएचएम की इक्वेशन लिखते थे, यहाँ पर वी एक्स के टर्म में एसएचएम लिख रहे हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आता था कुछ लिखते थे हम लोग एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई टाइप का लिखते थे। तो इसका भी सॉल्यूशन जो लिखेंगे यहाँ पर एक्स के टर्म में होता था इसलिए एक्स लिखते थे, यहाँ पर वी एक्स के टर्म में है इसलिए लिखेंगे कि वी एक्स इक्वल टू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, कुछ वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट कुछ वेलोसिटी दी गई रहेगी, मैंने वी नॉट लिख लिया, एम्पलीट्यूड जैसा हो जाएगा वी, जैसे यहाँ पर ए होता था साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर ओमेगा अपने को फाइंड करनी है, फाई फाइंड करना है और वी नॉट फाइंड करना है। तो ओमेगा तो मालूम है, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर यही होती थी, तो ओमेगा कितनी हो जाएगी, क्यू बी नॉट बाई एम हो गई, ये ओमेगा की वैल्यू। अपने को अब सॉल्व करना है वी नॉट और फाई की वैल्यू। फाई सॉल्व करते हैं तो एट टी इक्वल टू 0 वी एक्स कितना था, 0 था, रिलीज किया गया था, तो ये भी 0 हो गया, ये हमने 0 लिख दिया, 0 इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ फाई हो गई। तो ये तो 0, तो वी नॉट को डिवाइड करेंगे 0, तो साइन फाई 0 हो गई, साइन फाई के लिए 0 हो गई, इसका मतलब फाई कितना हो गया, 0 हो गया, फाई जो हो गया 0 हो गया। यहाँ से अपने को मालूम है कि फाई जो हो गई 0 हो गई। तो इक्वेशन आ गई अपने पास कि वी एक्स जो हो गया वो वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा तो मालूम ही हो गई, क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी प्लस फाई तो 0 हो गया। अब वी नॉट सॉल्व करना है, वी नॉट कैसे सॉल्व करें, वी नॉट कैसे सॉल्व करें,
इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एक्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी एट टी इक्वल टू 0। एक्स कितनी थी, टी इक्वल 0 पर एक्स कितनी थी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी थी टी इक्वल टू 0 पर, वो कितनी थी, क्यू ई नॉट बाई एम के इक्वल थी। तो वैल्यू पुट करते हैं एट टी इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी थी, क्यू ई बाई एम के इक्वल थी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था टी इक्वल टू 0 पर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू ई बाई एम लिख दिया हमने, ये वी नॉट ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाई एम है, इंटू टी 0 पुट कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, क्यू से क्यू गायब हो गया, ये क्यू ई नॉट लिख देता हूँ मैं, इसको ई नॉट लिख दिया, एम से एम भी गायब हो गया, तो वी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट आ गई। कुछ टर्म याद आया क्या, ये तब आता था जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती थी पार्टिकल की, वेलोसिटी की वैल्यू ई बाई बी लिख देते थे हम लोग, तो वैसा ही कुछ इस टाइप से आया हुआ है। तो अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन मालूम हो गई कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, वी नॉट का मतलब ई नॉट बाई बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब क्या, क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी हो गई, ये वी एक्स की वैल्यू हो गई। इस वी एक्स से क्या हम लोग एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, इस वी एक्स से क्या हम लोग एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे। हमें पाथ की इक्वेशन चाहिए, तो एक्स का फंक्शन चाहिए टाइम के टर्म में, वाई का फंक्शन चाहिए, पाथ का फंक्शन मीन्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करनी है। तो कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते थे, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करके टाइम को इलिमिनेट करते थे अगर एक्स और वाई में मोशन हो रही होती थी तो डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, ई नॉट बाई बी नॉट साइन ऑफ क्यू बी बाई एम इंटू टी, ऐसा हो जाएगा क्या, डी टी को उधर लेकर के चला जाऊँ तो मैं डी टी को यहाँ से डायरेक्टली हटा देता हूँ और डी टी का टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डायरेक्टली ही। टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल कहीं एक्स पर होगा, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ई नॉट बाई बी नॉट, साइन का डिफ्रेंसन जो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, तो माइनस कॉस क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी डिवाइडेड बाई क्यू बी नॉट बाई एम, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है टाइम को 0 से टी तक। ध्यान देंगे क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास क्यू बी नॉट बाई एम, तो ई नॉट डिवाइड बाई, ये तो ओमेगा है, तो ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट ओमेगा, डायरेक्टली मैं ओमेगा का टर्म में ही लिख लेता हूँ, ये वैल्यू पुट करूँगा तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, एक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो मोशन हो रहा था एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स की तो मोशन मालूम हो गई, अपने को अब वाई प्लेन की बात करते हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मालूम हो चुकी है, अपने को अब डिस्कस करना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो एफ वाई मालूम हो गई है, ए वाई मालूम है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि सिंस, देखें यहाँ पर अब ए वाई वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ए वाई सॉल्व करना है तो क्यू बी नॉट बाई एम, और वी एक्स सॉल्व कर चुका हूँ, कितना वी एक्स आया हुआ था अभी अपने को सॉल्व करने के बाद, फाइनल वी एक्स की इक्वेशन ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाई बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये बी नॉट से बी नॉट गायब हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू आ गई अपने पास क्यू ई नॉट बाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या ए वाई से हम लोग वी वाई फाइंड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे ए वाई को, डी वी वाई बाई डी टी, तो क्यू ई नॉट बाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी लिख दिया, इसी को अब इंटीग्रेट कर दो क्या, t इक्वल टू 0 पर वी वाई की वैल्यू 0 थी, t इक्वल टू टी पर वी वाई की वैल्यू वी वाई हो गई, तो वी वाई का इक्वेशन मालूम हो जाएगा अपने को, क्यू ई नॉट बाई एम साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस, वैल्यू पुट माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा को यहाँ लेकर के आ गया 0 से t तक, तो वी वाई क्या हो जाएगी, क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा, 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ कॉस
ओमेगा टी, ये अपने पास वी वाई की इक्वेशन आ गई। क्या वी वाई से हम लोग वाई फाइंड कर सकते हैं? वी वाई को लिख लेंगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई हो गया ये क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगी। इसी को अपने को इंटीग्रेट करना होगा। t इक्वल टू 0 पर y 0 था, t इक्वल टू t पर y की वैल्यू y हो जाएगी। सॉल्व करने अपने को आएगा, तो ये y इक्वल टू जो आ गई इक्वेशन क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा टाइम के रेस्पेक्ट में ये t हो गया माइनस ऑफ कॉस का साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, लिमिट पुट करना होगा 0 से t तक। तो y की इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू इक्वेशन आ गया क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये ओमेगा को एलसीएम लेकर के, इंटू ये ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगी। 0 पुट करेंगे तो वो सारा कुछ तो 0 हो जाएगा, तो ये y की इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को सॉल्व करना हो पाथ की इक्वेशन। पाथ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कुछ पाथ ऐसा फॉर्म करेगा, मैं डायरेक्टली पाथ अब ड्रॉ कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कैसा पाथ फॉर्म करेगा? ये अपने पास x एक्सिस और ये अपने पास y एक्सिस। पार्टिकल को यहाँ से हमने थ्रो किया हुआ था, पार्टिकल को हमने यहाँ से थ्रो किया हुआ था, तो पार्टिकल का मोशन जो होने वाला है, ध्यान दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पहले इधर जाएगा तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो पाथ ऑफ पार्टिकल बार बार देखें तो एसएचएम जैसा हो रहा है, तो पाथ ऑफ पार्टिकल कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये वापस ऐसे फॉर्म करेगा। इस तरह से मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि साइक्लॉयड बोल सकते हैं, जिसको कि साइक्लॉयड बोल सकते हैं। क्या होती है साइक्लॉयड, वो आपको मालूम है। साइक्लॉयड क्या होती है आपको ये टर्म मालूम है। क्यों सर ऐसा क्यों पाथ, क्यों ऐसा क्यों पाथ? ये देखिए, ध्यान दे 0, ये 0 हो गई, ध्यान दे ये 0 हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देख सकते हैं यहाँ से कितनी होगी। ये वाली वैल्यू -1 हो जाए तो +2 हो जाएगा ये, तो 2e नॉट बाई बी ओमेगा, 2e नॉट बाई बी ओमेगा, समझ में आ रहा है? 2e नॉट बाई बी ओमेगा। तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी साइक्लॉयड हो जाएगी, साइक्लॉयड हो जाएगी। ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान देना है यहाँ पर एक पॉइंट कि पाथ सर ऐसे कैसे हो गई, तो समझे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला हुआ था कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो क्यूवी फोर्स इधर लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रही है। इस मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करना चाहेगा और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहेगा। तो जैसे ही इसका फिर से डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और चेंज होता जाएगा, डायरेक्शन और चेंज होता जाएगा, डायरेक्शन और चेंज होता जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करते, स्पीड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कांस्टेंट है। तो एक टाइम आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लेगा, लेकिन पार्टिकल वहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा। और ये बैलेंस तब कर पाएगा जब ये मूव करते हुए कहाँ कैसे आ जाए, कहीं ऐसे आ जाएगा जब यहाँ पर, तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स का इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा होगा। तो उस केस में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। वही तो कंडीशन है कि उस केस में अनडेविएटेड होगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। उस केस में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर, लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा। और जैसे ही आगे जाएगा, अब मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट होना, v क्रॉस b कहीं इसकी वेलोसिटी को अब इधर एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर। तो फिर से क्या होगा इसके पास, इसकी अब ये और टर्न करते जाएगा, फिर से टर्न करेगा, ऐसे टर्न करते हुए फाइनली जा करके यहाँ पर पहुँचेगा। और सिंस सेम पोजीशन पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, यहीं से स्टार्ट किया था, इस लाइन से स्टार्ट किया था। ध्यान दे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क डन नहीं किया, तो वेलोसिटी में कोई चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर भी आकर के वेलोसिटी की वैल्यू 0
हो जाएगी। तो अपने को माइंड में सिर्फ यही रखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है, वो तो माइंड में रखना है। एडवांस में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर मेंस में, तो आपको पाथ से पूछा जाएगा कि अगर ई और बी परपेंडिकुलर हो और पार्टिकल को रिलीज किया गया हो रेस्ट से, तो पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगी वो साइक्लोइड हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी चार्ज की कोई करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से फोर्स उसके ऊपर एक्ट होती है। ओके।